बॉम्ब ब्लास्ट के जो आरोपी है 12 आरोपी उनकी निर्दोष छुटका हो चुकी है, उसके बारे में बताया आपकी रिएक्शन दीजिए। जी देखिए, अभी हाई कोर्ट ने इसमें आदेश तो पास कर ही दिया है, लेकिन मुझे एज अ पास्ट पुलिस ऑफिसर यही बोलना है कि एक केस जिसमें 9-10 साल तक ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चली, स्पेशल कोर्ट में, जो इस तरह के केसेस को चलाता है, जिसने पूरे विटनेसेस को मटेरियल ऑन रिकॉर्ड सब एग्जामिन करने के बाद में 5 लोगों को मृत्युदंड की सजा दी और 7 लोगों को लाइफ कारावास की सजा दी। ऐसे केस में बिना किसी एविडेंस को तो दिया नहीं होगा, इसलिए कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये पॉइंट प्रूव कर पाई कि ये केस जेन्युइनली हुआ था और इसमें यही आरोपी इन्वॉल्व थे। अभी हाई कोर्ट ने उस जजमेंट में या उस सारे कथा पुराण में जो भी पॉइंट्स निकाले छोटे छोटे और उनके ऊपर जो उन्होंने भाष्य किया, उसके बेसिस पे बेनिफिट ऑफ डाउट देके, या पुलिस ने सब गलत किया, उनसे गलत स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, फोर्सिबली उनसे कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए, ये सारे पॉइंट्स निकाल के उनको एक्विटल दे दिया है, जो आज से पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मुझे लगता नहीं कि ये कोई बहुत अच्छा स्टेप हुआ देश के लिए, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिनके पास से रिकवरीज हुई और जिनके खिलाफ सबूत देके लोअर कोर्ट में पूरा केस साबित किया गया, मुझे लगता नहीं कि उनको जो विक्टिम्स हैं उनको इस समय इसमें न्याय मिला। दूसरी बात यह है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे, जो कन्फेशन स्टेटमेंट थे, जिनके बारे में अभी शक बताया गया है कि वो फोर्सिबली या पुलिस एट्रोसिटी की वजह से लिए गए। देखिए, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति कन्फेशन स्टेटमेंट देना चाहता है तो वो अपनी मंशा जाहिर करता है कि मुझे कन्फेशन स्टेटमेंट देना है, और उसके बाद में वो व्यक्ति या वो आरोपी पुलिस की कस्टडी में नहीं रहता, वो जुडिशियल कस्टडी में चला जाता है। जिस पुलिस की वो कस्टडी में पहले था, उस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में उसके दोबारा आने के कोई चांस नहीं रहते। उसके बाद में उसको कंसर्न जो कन्फेशन रिकॉर्डिंग ऑफिसर है उसके सामने पेश किया जाता है। कन्फेशन रिकॉर्ड होने के बाद में वो पूरा कन्फेशन कोर्ट में जाता है और कोर्ट वेरीफाई करता है। कोर्ट ने वेरीफाई करने के बाद ही उस कन्फेशन को रिकॉर्ड पे शामिल किया जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जबरदस्ती किसी से कन्फेशन स्टेटमेंट लिखवाया गया, ये बात बिल्कुल गलत है, प्रूव नहीं हो सकती। ये सिर्फ एलिगेशन हो सकता है, लेकिन ये प्रूव नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ठीक तरह से शायद जिनके ऊपर प्रॉपर विचार नहीं किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, और मुझे लगता है कि इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो अपील में जाएगी और अपील में कहीं ना कहीं इस जजमेंट को रिव्यू किया जाएगा। पूरे जब भी इंसिडेंट होने के बाद जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो टाइम पे क्राइम ब्रांच और एटीसी के बीच में कहीं ना कहीं अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो है प्रॉपर उनकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशन जो आज जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रूफ था वो सबमिट नहीं कर पाया, क्योंकि जो एक टाइम पे जब दोनों साइड से अभी इन्वेस्टिगेशन चालू था, तभी क्राइम ब्रांच ने देखिए कोई आरोपी को अटक किया था और फिर उसको एटीएस के पास बुलाया गया था, और पूरा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन पर मालूम पड़ा कि खाली दिशाभूल करने के लिए ये जो आरोपी क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था वो कर रहा है, खाली वो पूरा इन्वेस्टिगेशन का दिशाभूल करने के लिए, कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। देखिए, ये बात जग जाहिर है कि एटीएस और क्राइम ब्रांच के बीच में राइवलरी चलती रहती है क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन इस तरह के गंभीर केस में अगर कहीं पे कोई प्रोसीजर गलती हुई भी, क्या रहता है कि कुछ अलग अलग टीम्स जो है वो क्राइम ब्रांच की और एटीएस की दोनों उसी केस के ऊपर काम करती हैं। दोनों अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने की वजह से वो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग नतीजों पे पहुंचती हैं, उसके हिसाब से उनकी आगे की कार्रवाई चलती है। उसमें हो सकता है कहीं डाइकोटमी हो, लेकिन आमतौर पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, क्योंकि हर केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक ही रहता है, क्राइम ब्रांच किसी आरोपी को पकड़ के लाई या कोई क्लूज या पुरावा अगर सबूत लेके आई, और एटीएस कोई किसी आरोपी को पकड़ के लाई, उसके साथ में सबूत या जो भी एविडेंस लेके आई, उस सबको इवेल्युएट करना ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का या उसके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का काम है, जो मुझे लगता है कि इस तरह के सीरियस केस में होता है। हमने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट भी देखे हैं, उसमें भी इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन थी, उसके बाद भी बहुत सारे आरोपियों को सजा हुई और वो सजा आखिर तक बहाल रखी गई। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं कॉम्पिटेंस लेवल्स में कमी है, ये राइवलरी चलती है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तक, लेकिन जब ये चार्जशीट करने का समय आता है तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको पूरी एविडेंस को सामने रख के उसके बाद में पूरा कोऑर्डिनेट करके एक कोहेसिव चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश करनी पड़ती है, जो इस केस में की गई। उसमें कहीं टेक्निकल त्रुटि रही होंगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं रही होंगी, इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन में रही जाती हैं। अगर आप हर चीज को मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के एग्जामिन करना शुरू करेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि एक भी केस में इस देश में कन्विक्शन नहीं होगा। इसलिए अगर प्राइमा फेसी कहीं ये क्राइम प्रूव होता है
तो उसको मान्य करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। महाराष्ट्र एटीएस के ऊपर भी बहुत से सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उन्होंने जो पूरा एविडेंस जो सबमिट किया था वो कोर्ट के हिसाब से डाउटफुल है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि देखिए वही एविडेंस जब ट्रायल कोर्ट के सामने रखा गया जो इस तरह के केसेस को हर रोज चलाता है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ अपील है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ट्रायल कोर्ट इन सारी चीजों में डिटेल में जाता है, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो विटनेस स्टेटमेंट हो, चाहे जो भी बाकी का जो उन्होंने पूरा चार्जशीट जिसके बेसिस पे बनाया है। जब ट्रायल कोर्ट ने 9 साल तक इस केस को अच्छे से समझ के ट्रायल चला के सब लोगों को एग्जामिन किया, क्रॉस एग्जामिन किया, वो करने के बाद अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि किसी व्यक्ति को या किसी आरोपी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, जो कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है, तो मुझे लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने ये सारी एविडेंस को एग्जामिन किया था, उसके बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंचे थे। और जैसा मैंने कहा आपको कि अगर आप बिल्कुल ही मैग्नीफाइड क्लास लेके बैठेंगे तो हर केस में आप हर इन्वेस्टिगेशन में आपको लूपहोल मिल सकते हैं। सर ऐसा भी जो पूरा जो केस जब भी चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जो 12 लोगों को अरेस्ट किया था वो सिर्फ इंडियंस थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान इंडिया में आए थे, पूरा रेकी करके गए थे, उनमें से किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। वो भी कहीं ना कहीं तो फेलियर ही आपको लगता है? दाऊद आपका पाकिस्तान में बैठा हुआ, आप उसको अरेस्ट कर पाए क्या? भारत सरकार की पूरी कोशिश के बावजूद भी आज तक आप उस आरोपी को, उस गैंगस्टर को हाथ नहीं लगा पाए। तो इसलिए जो व्यक्ति बाहर से आते हैं, सारा प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। मालेगांव के ब्लास्ट में भी ऐसा हुआ था, जब हम उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो पता चला था कि 2 पाकिस्तानी आए हुए हैं जिन्होंने सारा प्लान किया, एग्जीक्यूट करवाया, लोगों को मोटिवेट किया। इस तरह से इसी केस में भी कुछ लोगों ने बाहर से आके सारा किया। ये हमारे देश के बेवकूफ लोग हैं जो पाकिस्तानियों के चक्कर में आके अपने ही देश को और अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हुआ। अब उन लोगों को पकड़ना या वहां तक पहुंचना, इवेंचुअली वो इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं लोगों से मिलेगी हमारे को कि वो कौन लोग थे, और एक बार वो चले गए अगर पाकिस्तान वापस, तो उनको लाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो इसलिए वो नहीं पकड़े गए, वो इस केस में एक्विटल का कोई रीजन नहीं हो सकता। सर पूरे जो मामला जब इन्वेस्टिगेशन चालू था तभी जो घाटकोपर में जो जिस रूम में बैठ के इन्होंने जो पूरा जो बॉम्ब बना था कुकर में, वहाँ पे आरडीएक्स भी मिला था, प्लस जहाँ से उन्होंने कुकर भी खरीदा था वहाँ भी जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जब उनका जो पूरा जो पूछताछ की, उसमें भी उनका कहना था कि हमने भी कुछ सुना था कि उनका कुछ अलग प्लानिंग चले। फिर भी आज उनको निर्दोष छोड़ा गया, क्योंकि उनका ऐसा भी कहना है कि यहाँ से कुकर खरीदा, उनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने हमारे यहाँ से कुकर खरीदा है। देखिए, मेरे लिए ये पूरा जजमेंट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है और अनबिलीवेबल है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पूरे जीवन में, मेरे पूरे पुलिसिया जीवन में, मैंने आज तक एक भी केस इस तरह से कंप्लीटली ओवरटर्न होके आरोपी लोगों को निर्दोष मुक्त करते हुए नहीं देखा। इसलिए ये सारी जजमेंट जो है, इसका सविस्तार अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार को इसमें जल्दी से एक कोहेसिव एक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इनको अरेस्ट किया गया था, अरेस्ट के कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद हिंदुस्तान के और 2 जगह पे जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो भी किया गया था। देखिए, ये सालों से हम लोग ये कहते आए हैं कि हिंदुस्तान में जगह जगह पे स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। अब अगर इसमें हम इस थ्योरी के ऊपर विश्वास रखते हैं कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने आके यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करके बॉम्ब बनवाए, जगह जगह रखवाए, इतना बड़ा नुकसान किया, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, तो ऐसे ही स्लीपर सेल दूसरी जगह पे भी हो सकते हैं। इस देश में किसी व्यक्ति के लिए खो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान चले गए, मैं ये भी नहीं कहूंगा। आज आपके हाथ पे हजारों बांग्लादेशी यहाँ पड़े हुए हैं जिनका जो सब लोकल सिस्टम में रम गए, उनके पास में फेक आधार कार्ड भी हैं, फेक वोटर आईडी कार्ड भी हैं, फेक पैन कार्ड भी हैं। इसी तरह से ये व्यक्ति यहां से गए, उन्होंने जाके कहीं और लोग दूसरे स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिवेट किया और उनसे ये काम करवाया। ये भी एक संभव हो सकता है। तो जब तक उनके फैक्ट सामने नहीं आएंगे, वो आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक कहना बहुत मुश्किल है। सर आपको लगता है, ये पर्सनली आपका एक ओपिनियन जानना चाहूंगा कि लगता है फेलियर है? देखिए, फेलियर मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पुलिस की जितनी इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन के अलावा मेडिकल एविडेंस के ऊपर, फोरेंसिक एविडेंस के ऊपर और प्रोसिक्यूटर्स ने वो केस कोर्ट में कैसे पेश किया इसके ऊपर निर्भर करती है। पुलिस ने जो भी किया था, प्रोसिक्यूटर्स ने जो भी काम किया था, वो पहले स्टेज पे जो ट्रायल स्टेज था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, उस स्टेज तक उन्होंने इस केस को प्रूव किया, उसमें कन्विक्शन लेके आए। अब ये सेकंड स्टेज में कहां कमी रह गई, कैसे हाईकोर्ट को लगा कि इसमें पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं है, और कहां कहां से वो लूप होल जो है वो निकाल के उनको एम्पलीफाई किया गया, अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेता है।
आमतौर पे हम ये देखते हैं कि लोअर कोर्ट में अगर एक जजमेंट हुआ तो सेशन कोर्ट में ओवरटर्न हो जाता है, सेशन कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट में ओवरटर्न हो जाता है, हाई कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में ओवरटर्न हो जाता है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई सिस्टमिक फेलियर है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि जो मेरे लिए पर्सनली और एक हमारी पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही धक्कादायक डेवलपमेंट हुई है। सर, आज सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि अगर ये 12 लोग निर्दोष है तो असली क्रिमिनल कौन है, और वो आज भी मुंबई में हो या पूरे देश में हो खुलेआम घूम रहे हैं। देखिए, ये चीज तो जिस एजेंसी ने और जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको निर्दोष साबित किया है वही बताएंगे, क्योंकि उससे पहले उसी इंस्टीट्यूशन के एक अंग ने उनको आरोपी सिद्ध कर दिया था जिसमें वो सजा भुगत रहे थे। तो इसलिए ये कहना कि इसमें दूसरे कोई आरोपी होंगे, ये मानने लायक बात नहीं है।